Hello everyone, this is the lecture number 3 of the rise of nationalism in यूरोप। क्लास 10 की हिस्ट्री की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने नेशनलिज्म देखा कि यूरोप में कैसे हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही थे और हम पढ़ने वाले थे नेपोलियन के बारे में। ठीक है, नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ऐसे रिफॉर्म्स जिसने फ्रांस को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। फ्रांस क्या, यूरोप को। ठीक है, नेपोलियन जब किंग बना तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, तभी तो किंग बना। बिना डेमोक्रेसी खत्म किए किंग कैसे बन सकता था? ठीक है, तो उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए इन द ईयर ऑफ 1804। इसी को हम कहते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियन ने लाया तो नेपोलियनिक कोड। क्या था इस कोड में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे? फर्स्ट थिंग, द सिविल कोड। दिस वाज अ सिविल कोड। सिविल कोड का क्या मतलब? देखो, जब भी कोई कोर्ट होता है ना, कोर्ट में दो केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल। क्रिमिनल का मतलब ऐसी चीज जैसे मर्डर कर दिया, लूटपाट कर दिया, ठीक है, चोरी की है, तो ये सारे केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ जमीन की लड़ाई है, फैमिली मैटर है, एडॉप्शन को लेके प्रॉब्लम है, डाइवोर्स चाहिए, तो ऐसे मैटर्स सिविल कोड है जिसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट वायलेंटली नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं सिविल कोड। और नेपोलियन ने क्या चेंज किया? सिविल कोड में चेंजेस किए। ठीक है, क्या किया इसने? इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ से मिलने वाले सभी प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। कैसे बर्थ से मिलने वाले प्रिविलेजेस? पहले हम इंडिया में समझ लेते हैं। चलो, इंडिया में या कहीं से भी प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज होता है एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल जाना। जैसे कोई लड़का है, वो अंबानी के यहां पैदा हो गया, अब उसे तो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी ना पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी जगह से वो पढ़ सकता है, बहुत पैसे खर्च कर सकता है अपनी एजुकेशन पे। बट वहीं एक लड़का है जो किसी पुअर फैमिली में उसका बर्थ होता है, तो क्या उसको वो फैसिलिटीज मिल पाएंगी? उनको तो वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। क्या हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होती प्रिविलेज, जो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, जो आपके सोसाइटी में लोकेशन से, मतलब आप सोसाइटी में कहां पर हैं, किस स्टेटस पे हैं, वो भी एक प्रिविलेज है। जैसे इंडिया में अगर आप एक अपर कास्ट में बॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड अपर कास्ट परिवार में आप बॉर्न हुए, तो आपको उसके साथ साथ सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव चीज देखने को मिलते हैं। बट अगर आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं तो उसके डिमेरिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ये कोई नई बातें नहीं है, ऐसा नहीं है इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली ये इलीगल है, बट आप अभी भी न्यूज़पेपर उठाइए, भर भर के आपको न्यूज़ मिलेंगे जिनमें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसने, नेपोलियन ने क्या किया? जो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ मिल रहे थे, जन्म के साथ ही प्रिविलेजेस मिल रहे थे, किसे मिल रहे थे? अगर हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, अगर हम इनकी सोसाइटी देखें तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग थे। ठीक है, मोस्टली पुअर किसमें थे? थर्ड स्टेट में। सेकंड स्टेट में कौन था? नोबल्स। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी। ठीक है, अब कोई क्लर्जी है या नोबल है, उसका जो बेटा होगा वो थर्ड स्टेट में तो बिलोंग नहीं करेगा ना। मिनिस्टर का बेटा है, वो मिनिस्टर बन ही जाएगा। अगर कोई किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे को मिलेगी। यही प्रिविलेजेस हैं जो नेपोलियन ने खत्म कर दिया। क्यों? अच्छा, ये नेपोलियन को क्यों आइडिया है कि ये खत्म करना चाहिए? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो ही यही था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए ना। तो नेपोलियन ने इक्वालिटी के लिए क्या किया? नेपोलियन ने इक्वालिटी लाने के लिए जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे थे उनको खत्म कर दिया। एंड ही एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ।
लॉ के सामने इक्वेलिटी। लॉ के सामने इक्वेलिटी का क्या मतलब है? अगर दो पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड है, सिमिलरली सिचुएटेड का मतलब अगर दोनों ने एक ही क्राइम किया है या एक ही गलती की है तो दोनों को पनिशमेंट भी बराबर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने गलती की है तो उसको हमने माफ कर दिया और दूसरे ने गलती की है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, यह समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बाहुबली मूवी में हमने देखा था, जब अमरेंद्र बाहुबली पे राजद्रोह का केस चला था तो उसमें क्या कहा था कि जो राज परिवार का है अगर वो राजद्रोह करता है तो उसे क्या करना चाहिए? राज्य से निकाल लेना चाहिए। बट अगर वही कोई एक आम सिटीजन ने यही चीज की होती तो उसके लिए फांसी की सजा होती, उसे मृत्यु दंड मिलता। क्या ये इक्वेलिटी बिफोर द लॉ है? नहीं। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। अब क्योंकि वो राजा था तो उसकी पनिशमेंट कम हुई, वो राज परिवार से था तो उसकी पनिशमेंट कम हुई। अगर आप एक कॉमन सिटीजन है तो आपकी पनिशमेंट ज्यादा है। तो नेपोलियन ने ऐसे सिस्टम्स को भी खत्म कर दिया एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबकी प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर किया। जो थर्ड स्टेज के लोग थे उनके लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी अब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था नेपोलियनिक कोड, वो एक्सपोर्ट हुआ, मतलब फ्रांस से दूसरे देशों में गया। कहां पर? जहां जहां नेपोलियन का कंट्रोल था, जहां जहां फ्रांस का रूल था, ये कोड वहां भी अप्लाई हो गया। नेपोलियन जहां का राजा होगा उसके राज्य में ये रूल्स तो अप्लाई होंगे ही। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन ने क्या किया? इन देशों में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या होता है? जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया को रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूरा सरकार का स्ट्रक्चर, पीएम, मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स। तो नेपोलियन ने ऐसे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया एंड ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। अबॉलिश का मतलब खत्म कर देना। ठीक है, उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो जमीन रिलेटेड सिस्टम था। ठीक है, जैसे जमींदारी सिस्टम इंडिया में थी, सेम वैसी सिस्टम फ्यूडल सिस्टम थी। ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी उसकी गवर्नमेंट में भी ज्यादा सुनी जाती थी और वो ज्यादा पावरफुल भी होता था। और उसके बाद एंड फ्रीड द पीजेंट्स, और उसके बाद फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे, जो इनकी जमीनों पे काम करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स की, या इन्हें हम फ्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स, जो जमीन के मालिक हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, उनकी जमीनों पे जो पीजेंट्स काम करते थे उनको भी सर्फडम से और मेनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। सर्फडम का मतलब, सर्फडम इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, बट स्लेवरी से थोड़ी डिफरेंट है। ये कोई एक लैंड है। ठीक है, इस लैंड पे यहां हम एक काम करते हैं, हम 10 स्लेव्स को रख देते हैं। एक पर्सन है, उसके 10 स्लेव्स हैं, वो इस खेत का ध्यान रखेंगे। बट सर्फडम इससे कैसे अलग है? सर्फडम ये कहता है कि ये जो 10 लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं वो इसके ओनर से रिलेटेड नहीं है। ओनर चेंज हो जाएगा कोई बात नहीं, पर ये लोग इसी लैंड, पीस ऑफ लैंड के, इसी पीस ऑफ लैंड को सर्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन्स में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है? गिल्ड क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, गिल्ड क्या होता है? एक ग्रुप। कैसा ग्रुप? मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं, मेरे बिजनेस में जितने भी लोग हैं, साथ के लोग हैं, कंपिटिटर्स हैं, मैं क्या करता हूं, उनके साथ एक दोस्ती बना लेता हूं। एक दोस्ती क्या कि भाई हम लोग क्या करेंगे ना, मिलके काम करेंगे, एक यूनियन बना लेता हूं। ठीक है, इसका क्या फायदा है? हमने यूनियन बनाया, अब जब हमारा मन करेगा हम प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, प्राइस बढ़ा देंगे। अगर हमें लगा कि हमारा काम इतने में नहीं चल रहा तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। अब अगर हम अलग अलग रहते, मैं प्राइस बढ़ाता, बाकी लोग प्राइस ना बढ़ाते, तो क्या होता? मेरा सामान कोई नहीं खरीदता बट उनका बिकता। बट अब हम क्या करेंगे, मैंने प्राइस बढ़ाया, वो भी प्राइस बढ़ाया, सबने प्राइस बढ़ाया। अब जो कस्टमर है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, सारी दुकानें उसके लिए बराबर हैं, तो वो जिससे सामान लेता रहता था उनसे लेता रहेगा। ठीक है,
तो ऐसी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है। और जब उसी बिजनेस में कोई नया पर्सन एंटर करना चाहता है, कोई आना चाहता है कि आई वॉन्ट टू ऑल्सो ज्वाइन दिस बिजनेस, बट उस टाइम हो सकता है अगर ये लोग ना चाहें तो उनको एंटर होने ना दे। क्यों? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा या किसी भी सप्लायर से उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर उनकी गिल्ड चाहे, मतलब उनका ग्रुप चाहे, यूनियन चाहे, तो किसी को ये काम करने नहीं देंगे। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको नेपोलियन ने क्या किया, रिमूव कर दिया, और मार्केट क्या हो गया, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का एक और नाम था लाइसे फेयर। ठीक है, दैट वॉज ब्रॉट बाई नेपोलियन इन फ्रांस, लाइसे फेयर, इसका मतलब होता है फ्री मार्केट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इंप्रूव्ड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Businessmen and small scale producer of goods began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, उनको एक चीज का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, अलग अलग फ्रांस जिस एरिया में रूल कर रहा है। ठीक है, पहले देखो, सपोज मैं एक यूरोप के मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको ज्यादा तुम बाय हार्ट मत कर लेना। ठीक है, दिस इज फ्रांस। फ्रांस पहले यहां रूल कर रहा है। फ्रांस ने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया। ठीक है, इन सारे एरियाज पे अब एक ही रूल है, जितने पे फ्रांस का कंट्रोल है। धीरे धीरे ये फ्रांस ने अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। अब ये जो एरियाज हैं, यहां पर भी रूल्स सेम है, जो फ्रांस में रूल अप्लाई हो रहे थे वही यहां पर होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो नेपोलियन ने सिविल कोड फ्रांस के लिए बनाया, वही सिविल कोड इन एरियाज पे जिसपे फ्रांस ने कंट्रोल किया उस पर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये कंट्री दो अलग अलग कंट्रीज हैं, बट अब दोनों में जो लॉज हैं वो क्या हैं, यूनिफॉर्म। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहां अप्लाई होते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां अप्लाई होंगे। क्लियर? उसके बाद यहां पर कस्टम ड्यूटीज लगनी थी। ठीक है, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस कराने में कस्टम ड्यूटी लगेगी, उसे भी खत्म कर दिया। फ्रांस के बॉर्डर के बीच में, फ्रांस अगर अपने में ही ट्रेड कर रहा है, वो कंट्री अपने ही दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कर रही है, तो वहां पर भी कस्टम ड्यूटी लगती थी। उस कस्टम ड्यूटी को भी नेपोलियन ने हटा दिया। ठीक है, और वैसे कस्टम ड्यूटी लगती कब है, हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लगती है। जैसे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो कोई प्रोडक्ट अगर सपोज हमें रशिया से प्रशिया में भेजना है, ठीक है, तो रशिया ने उसे 100 रुपए का बेचा और यहां पर ये जाता है और यहाँ 10% कस्टम ड्यूटी लग जाती है, तो यहां पर प्रशिया पहुंचते पहुंचते उसका रेट हो जाएगा 110। क्लियर? तो ये कस्टम ड्यूटी फ्रांस के किसमें लगती थी, अंदर ही लगती थी। हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक भी लगती थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज के बाद, यूनिफॉर्म लॉज के बाद हमने क्या देखा, यहां से यहां ट्रेड करने में वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स का क्या मतलब, सपोज मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, मैं इसे मेजर करता हूं, मैं कहता हूं ये है अपना सपोज 250 ग्राम का। ठीक है, 250 ग्राम। मैं क्या करूंगा, इसके लिए कुछ एक इसके बराबर मेजर का मैं कोई एक पत्थर ले लेता हूं। ठीक है, 250 ग्राम। बट अगर मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊं, उनके हिसाब से वो ये कहेंगे ये 250 ग्राम नहीं है, ये है 300 ग्राम, क्योंकि हमारा जो 250 ग्राम का पत्थर है वो इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब अगर हम अलग अलग साइज यूज करेंगे,
बट नंबर सेम है, 250 ग्राम 250 ग्राम, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो वेट्स है वो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ अलग अलग कंट्रीज में। तो नेपोलियन ने इनको भी खत्म कर दिया। अब दोनों कंट्रीज में 250 ग्राम सेम ही होगा, मतलब अगर 250 ग्राम इतना बड़ा पत्थर है तो हर जगह वो उतना बड़ा और उतना भारी होगा। ठीक है, सेम चीज मेजर्स के लिए। सपोज किसी ने कहा दिस लाइन इज ऑफ 1 मीटर, ठीक है, यहां से यहां 1 मीटर है, और दूसरी कंट्री वाले कहते हैं नहीं हमारे लिए तो इतना ही 1 मीटर है। ऐसे क्या होगा, अगर ऐसी चीजें होंगी तो लोगों के लिए ट्रेड करना मुश्किल होगा। उसने तो 1 मीटर का रेट लगाया 20 रुपीज, मान लो 20 रुपीज, और वहां गया, अब ये ट्रेड किया, रेट कितना हो गया, 1 मीटर तो उसका इतना था, और अब उसको 20 रुपीज कम के ही देने पड़ेंगे, मतलब इसके लिए वो चीज महंगी पड़ने लगी। ठीक है, तो जब वेट्स एंड मेजर्स भी यूनिफॉर्म हो गए तो नेपोलियन की वजह से जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उन सबको बहुत फायदा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स of goods began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to other. इसके अलावा कॉमन नेशनल करेंसी, अलग अलग देश में जाएं, हम बार बार देश बदलें, हम इस देश से इस देश में गए, इस कंट्री से इस कंट्री गए, दूसरी करेंसी, इस कंट्री से इस कंट्री गए, दूसरी करेंसी, इस कंट्री से इधर गए, दूसरी करेंसी। तो हम क्या करें, बार बार हम करेंसी बदलते रहें या हम हर देश की करेंसी लेके चलें? उसके कम बजाय अगर सिर्फ एक करेंसी हो तो ये ट्रेड बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे नई टेरिटरी फ्रांस के कंट्रोल में आई तो फ्रांस को एक नया मार्केट मिला कि अच्छा अब हम अपना सामान यहाँ के इस बॉर्डर के बाहर भी बेच सकते हैं। नया मार्केट मिला, जब नया मार्केट मिला तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ी ना, अगर नया मार्केट ये सामान बाहर जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो इसका प्रोड्यूसर है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो बहुत ज्यादा अर्न कर लेगा। ठीक है, आगे देखो, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। जो रिएक्शंस था लोकल का वो क्या था, मिक्स्ड था। ठीक है, मिक्स्ड का क्या मतलब, कुछ लोग फ्रांस के रूल को पॉजिटिवली देख रहे थे और कुछ लोग नेगेटिवली देख रहे थे। कैसे, आओ देखते हैं। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, इन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वार्सा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। जो फ्रेंच आर्मीज थी उनका स्वागत हुआ एकदम, ये जो आर्मी है वो क्या है, लिबर्टी लेके आ रही है, हमारे लिए आजाद कराने हमें आई है। ठीक है, ये इन कंट्रीज में, इन कंट्रीज वालों ने लोग सोचा कि भाई आप आस पड़ोस के देश थे, उन्होंने कहा फ्रांस, देखो फ्रांस एक बढ़िया देश था, मोनार्की रूल कर रही थी, वहां के लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया, मोनार्की हटा दी, अब नया राजा बना है नेपोलियन जो क्या दे रहा है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, हमें लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, बट हमारे देश में ऐसा ना रिवॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है, हम भी चाहते हैं हमारे यहां से मोनार्की खत्म हो जाए, पर ये रिवॉल्यूशन हो नहीं रहा है। फिर क्या किया जाए, करना क्या है, नेपोलियन खुद आ रहा है। अब नेपोलियन आ रहा है तो नेपोलियन का स्वागत करते हैं कि आओ नेपोलियन, हमारे राजा को मारो और हमें भी लिबर्टी दो, जो लिबर्टी फ्रांस में मिली है। ठीक है, समझने वाली चीज ये है कि कुछ चीजें मांगनी नहीं चाहिए, कुछ चीजें खुद अर्न करनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज लिबर्टी के लिए भी ट्रू है। हमें लिबर्टी के लिए दूसरे से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमें दूसरा कोई आज़ादी देगा, दूसरा कोई हमें फ्री करेगा, बट हमें अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग इसी उम्मीद में थे या नेपोलियन आया है वो हमें आज़ादी देगा, बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। पर ये ज़्यादा दिन तक जो एंथुजियाज्म था, जो नया नया जोश था लोगों के अंदर कि वाह नेपोलियन आ रहा है, ठीक है भाई आ गया नेपोलियन, अब लोगों को समझ में आया नहीं, लिबर्टी तो नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही है। और जो एंथुजियाज्म था, जो जोश था, वो किस में बदल गया, शत्रुता में बदल गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। क्यों, क्योंकि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बना था, जो नेपोलियन ने अलग अलग कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे,
वो पॉलिटिकल फ्रीडम के हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ नहीं चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। अगर हमें अपनी गवर्नमेंट नहीं पसंद है तो हम उसकी बुराई तो कर सकते हैं ना। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर रही है तो हम उसकी बुराई कर सकते हैं कि नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने कोई घोटाला कर दिया, क्या हम उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी गवर्नमेंट को फिर चोर भी ना कह पाए? यही हमारे पास आजादी है फिर। तो इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए, इतना क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए। ठीक है, बट वो पॉलिटिकल फ्रीडम का स्कोप फ्रांस के अलावा जो बाकी देशों में नेपोलियन ने कब्जा किया उन्हें नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? सेंसरशिप मतलब एक पर्दा टाइप, कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई मूवी रिलीज करनी है, मूवी नहीं रिलीज होगी, सेंसर हो जाती है। जैसे आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट को कोई मूवी पसंद नहीं आई तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सेंसर बोर्ड कहते हैं नहीं ये मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी, सेंसरशिप। कोई बुक है ऐसी जो कुछ बहुत हो सकता है कड़वा सच बता रही हो, बट गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी बुक्स को रिलीज नहीं होने देती है, ऐसी मूवीज को रिलीज नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा दे, किसी की भावना को आहत पहुंचा दे, किसी का इमेज डाउन कर दे। तो इसके लिए तुम लोग एक बार कमेंट में मुझे बताना, तुम्हें क्या लगता है सेंसरशिप सही चीज है या गलत चीज है? पहले समझ लो सेंसरशिप को अच्छे से, कि एक ऐसी मैंने बुक लिख दी, ठीक है, मैंने बुक लिख दी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे। सेंसिटिव टॉपिक चलो एक ले लेते हैं, कोई जैसे अभी रिसेंट में इंडिया पे एक आतंकवादी हमला हुआ है। मैं कोई आर्मी की पोस्ट पे होता या कोई न्यूज रिपोर्टिंग में होता, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा पता चला जो बताने से लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा उठ सकता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर मैं ये चीज किसी बुक में लिख के पब्लिश कर दूं, अब तुम बताना, पहली चीज अगर ये बुक इशू हुई तो लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा उठेगा, लोगों का हो सकता है डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाए। बट अगर ये पब्लिश नहीं हुई, सेंसरशिप, तो ये जो सच बात है वो किसी को पता नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे केसेस में? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आगे देखते हैं फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। और जो लोग थे उनको जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था सेना में। कंस्क्रिप्शन का मतलब है भर्ती, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन मतलब जबरदस्ती उनको लड़ने के लिए भेजा जा रहा था कि चलो लड़ो, फ्रांस को और अभी जीतना है, पूरा यूरोप जीतना है, रेस्ट ऑफ यूरोप अभी हमें जीतना है, इतनी जल्दी हम कैसे हार मान के बैठेंगे। ठीक है, एंड ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे किए, पर ये जो नेगेटिव पॉइंट्स थी वो क्या करती थी, इसको आउटवे कर देती थी। मतलब अच्छाई तुमने इतनी की और बुराई इतनी करती। तो अब लोगों को समझ में आया कि हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी जो हम कह रहे थे वो बात सही नहीं है। ठीक है, दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन। द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम। ये लेप्जिग से अपने घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये एक पोस्टमैन दिखाया गया है, ठीक है, जिसकी पूरी चिट्ठियां गिरे जा रही हैं। ये क्या दिखाया गया? ये दिखाया गया नेपोलियन को। नेपोलियन जब लेप्जिग का बैटल 1813 में हारा, उसके बाद जब ये फ्रांस लौट रहा था तो ये दिखा रहे हैं कि फ्रांस के कंट्रोल में जो जो एरियाज थे अब फ्रांस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये फ्रांस का कंट्रोल था और उससे वो एरियाज बाहर होते जा रहे हैं। जो नेपोलियन का पूरा साम्राज्य था वो बिखरने लगा। ठीक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना देखते हैं। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर हम यूरोप का मैप देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई भी नेशन स्टेट नहीं है जो जैसा आज दिखता है। देखते हैं हम,
दिस इज फ्रांस, ठीक है, दिस इज स्विट्जरलैंड। बट यहां पर कहीं भी एक बहुत बड़ी कंट्री थी जर्मनी, जर्मनी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इवन ये जो कंट्रीज दिख रही हैं ये सब मोनार्की के अंडर हैं। तो ये एक मॉडर्न स्टेट का डिफिनेशन नहीं बनाते, नेशन स्टेट के टाइप के नहीं है। सब इतना बड़ा एरिया है ये, ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर का। तो क्या इसमें सब ऑस्ट्रियन ही है, ऑस्ट्रियन बोलने वाले लोग ही हैं, ठीक है। ये हंगरी इसी का पार्ट है, पोलैंड बहुत छोटा सा है, प्रशिया है, ठीक है। और जर्मनी को अच्छे से नोटिस करो, जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? वो तो या तो वो इधर होंगे, या तो वो इधर होंगे, या तो इधर होंगे, या इधर होंगे, या इधर होंगे होंगे मतलब एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग एरियाज में बटे हुए हैं। अब इसके बाद यहां से देखो, What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms। जिनको हमारे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कहते हैं वो क्या थे? किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अभी और देख लेते हैं। जर्मनी हमने देखा, दिखा ही नहीं। ये हमारा इटली है, ठीक है, दिख रहा है इटली, नाम भी नहीं लिखा इटली का। और ये अपना स्विट्जरलैंड है। तो ये जो है बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। डचीज एंड कैंटन्स whose rulers had their autonomous territories। किसके अंदर थे? किंगडम्स के अंदर, डचीज के अंदर, कैंटन्स के अंदर ऐसे ऐसे रूलर्स जिनकी टेरिटरीज इंडिपेंडेंट थी, मतलब छोटे छोटे लोग, मतलब छोटे छोटे एरिया लेके लोग राजा बन गए थे, जिनसे वो पूरा डिवाइड हो गए थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है क्या? दिस इज यूरोप। तुम्हें पता है मैप में कोई भी डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, ठीक है। ये जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ये क्या थे? मोनार्की के अंडर थे, और जिनमें हर एक स्टेट में, जैसे हमने ऑस्ट्रिया पढ़ा, तो इसमें अलग अलग पॉलिश बोलने वाले यहाँ हैं, जर्मन बोलने वाले यहाँ हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रीजन के लोग एक ही एम्पायर के अंडर रह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? ये लोग एक कंट्री में जब इतने डाइवर्स लोग रहेंगे अलग अलग, ठीक है, तो जब एक कंट्री में अलग अलग लोग रहेंगे तो क्या वो कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर कर पाएंगे? मतलब उनको फील होना चाहिए ना कि कंट्री हमारी, सबको फील होना चाहिए। तो अगर एक कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग कलर के लोग रहेंगे, तो क्या वो अपने आप को उस कंट्री का हिस्सा मान पाएंगे? क्या उनके अंदर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हाँ हम सब एक हैं, वो यूनिटी वाला फील है? तो ऐसा किसी भी यूरोप की कंट्रीज में नहीं था, ठीक है। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप में बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखना, इसीलिए हम अपने इंडिया को एक ग्रेट कंट्री कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या इंडिया में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग है? हाँ है, हम सबको गर्व होता है इंडियन होने पे। क्या इंडिया में एक कॉमन रिलीजन है? नहीं, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है। क्या इंडिया में कॉमन लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं है। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पॉलिटिक्स में भी पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, बट स्टिल हमारे अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग, ठीक है। बट यूरोप की कंट्रीज में ऐसा नहीं था। एक यूरोप में हैब्सबर्ग एम्पायर है, जिसपे रूल कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अब ये एम्पायर बहुत यूनिक था। क्यों यूनिक था? इट वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। ये कंट्री है, एंड दिस कंट्री इज सेड टू बी अ पैचवर्क। पैचवर्क का मतलब बहुत अलग अलग हिस्से में डिवाइड हुई, ठीक है। इसमें कोई और रह रहा है, इसमें कोई और एथनिसिटी के लोग रहे, यहाँ कोई और एथनिसिटी के लोग, यहाँ कोई और रिलीजन के लोग,
यहाँ कोई और लैंग्वेज बोलने वाले लोग, इस तरीके से वो पूरा एरिया बना हुआ है। ठीक है, इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। बोहेमिया, जहां पर जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन स्पीकिंग थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब एक राजा का या गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। उसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया की प्रोविंसेस से जहां पर क्या बोला जाता था, जहां पर इटली बोली जाती थी। ठीक है, आगे देखो, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar while the other half spoke a variety of dialects। हंगरी में, ऑस्ट्रियन हंगरी में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है। गैलिशिया, जहां पर एरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोल रही थी। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा भी 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। उनके अलावा एक सब्जेक्ट पीपल रह रही थी। सब्जेक्ट पीपल मतलब पीजेंट्स। ठीक है, जो उसी कंट्री का पार्ट है, उसी प्रोविंस का पार्ट है। बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स जो कि नॉर्थ में है, स्लोवेनियंस इन कार्नियोला, क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। ये सारे अलग अलग पीजेंट ग्रुप्स हैं जो वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल यूनिटी को इसने कभी बनने ही नहीं दिया। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी कैसे बनती है, जब दो अलग अलग ग्रुप्स के कॉज सेम हो, मतलब दोनों का मोटो एक हो कि हमें ये चाहिए, हम ये अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जब ये अचीव करना दोनों का गोल सेम होगा तो क्या होगा, एक पॉलिटिकल यूनिटी होगी। ठीक है, जैसे सपोज इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक गवर्नमेंट कोई रूल लाती है जो किसी एक रिलीजन को इंपैक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे रिलीजन का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर वो चेंज बहुत पॉजिटिव है तो जिस रिलीजन में होने वाला वो तो सपोर्ट करेंगे, बट बाकी लोग न्यूट्रल रहेंगे। बट ऐसा कोई रूल जो डेवलपमेंट की बात कर रहा हो कि यहां पर हम बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट करेंगे जिससे बहुत लोगों को जॉब्स मिलेंगी, यहां पर सबका जो सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी है वो सेम होगा। सब चाहेंगे, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला, वो चाहेगा ही कि ऐसी कोई चीज हो जिससे हमारा भला हो। ठीक है, द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। तो इन सब चीजों को एक साथ मिला जुला के रख कौन रहा है, क्यों है सब साथ में, सिर्फ एक बात, क्या कि राजा हम लोगों का एक ही है, हम लोग के राजा एक ही है। तुम ठीक है, तुम अलग हो, कोई बात नहीं, हमारा राजा एक है। ये जो एलिजियंस है, ये जो राजा के प्रति उन लोग का वफादारी है, बस यही है जो उन लोग को बांध के रखे। उसके अलावा कोई भी सिंगल चीज नहीं है जो उन लोगों के बीच में कॉमन है। उनका कल्चर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, सब अलग है। ठीक है, अब इस केस के बाद हम देखेंगे कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और आइडिया ऑफ नेशन कैसे बना। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी का लेक्चर मतलब आगे की वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो रिलेवेंट लोग हैं उनके तक वीडियो शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ।